हेलो एवरीवन, मैं सोम कुमार कॉम्पिटिशन वाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का इल्यूशन टारगेट सीरीज का ये चौथा वीडियो है और हम लोग का टारगेट है कि 100 दिन में पूरा इल्यूशन बुक खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टेस्ट का टॉपिक है लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय तक का। ठीक है, और फिजिक्स का जो चल रहा है वो श्यानता है, श्यानता के बाद प्रत्यास्थता, फिर इसके बाद सरल आवर्त गति। ठीक है, ये तीन टॉपिक ये फिजिक्स का है और इधर कैनिंग से लेकर के एल्गिन द्वितीय तक का है। टोटल 60 प्रश्न है। अब हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग को लगे कि इस वीडियो से लाभ हो सकता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय कौन था? तो ये आप लोग जानते होंगे। तो ये जब 1857 का विद्रोह हुआ था, इसके बाद फिर विद्रोह का विराट स्वरूप को देखते हुए ब्रिटिश सम्राट ने कंपनी के हाथ से शासन लेकर के वो ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो उसके बाद से गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके वायसराय का पद को स्टार्ट कर दिया गया था। तो वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये अगर पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। और इसमें अगर पूछ दें कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बेंटिक। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वायसराय तो श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय तो माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का प्रशासन किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया? भारत प्रशासन अधिनियम 1861, 1947, 1858, 1860। ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत प्रशासन ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत किन 3 स्थानों पर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़, आगरा, हैदराबाद, बेंगलोर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा हो जाएगा सही? तो देखिए इसका कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब थोड़ा इसका हम डिटेल अगर देखते हैं तो 1861 कैनिंग के समय में 1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। इसके तहत क्या था? पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को समाप्त करके 3 हाई कोर्ट यानी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अगर इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट का अगर बात करें तो 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिससे बाद में 1875 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से किस वर्ष लागू किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से किस वर्ष लागू किया गया? 53, 56, 58, 61। ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1856 में ये स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस समय कैनिंग गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ना कि वायसराय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 का महालेखा का पद किसके कार्यकाल में सृजित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो। किसके समय में यह पद सृजित किया गया था? तो ये महालेखा परीक्षक का पद लॉर्ड कैनिंग के समय में ये सृजित किया गया था और वर्तमान में इसे ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में जानते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में जानते हैं। आप लोग एक सवाल बताइएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी वर्तमान के संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? शिमला, धर्मशाला, मसूरी, दार्जिलिंग। तो ये लॉर्ड एल्गिन की जो मृत्यु हुई थी वह धर्मशाला में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो वह धर्मशाला में हुई थी। और धर्मशाला कहाँ है? तो वह हिमाचल प्रदेश में ये धर्मशाला है। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1863 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने ही बहावी आंदोलन का दमन भी किया था। ठीक है, और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका बिहार का पटना भी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लॉर्ड लॉरेंस की अफगान नीति को किस नाम से जाना जाता है? सक्रिय हस्तक्षेप की नीति, शानदार निष्क्रियता, दोहरी नीति और विस्तारवाद नीति। तो लॉर्ड लॉरेंस के अफगान नीति को शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए शानदार निष्क्रियता क्या था? लॉर्ड लॉरेंस ने अफगान की नीति पर एकदम हस्तक्षेप की नीति अपनाई, क्योंकि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, तो इसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाने लगा। और अगर हम लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल की अगर बात करें तो इसी के समय में भूटान ने भारत पर 1865 में आक्रमण किया था। 1865 में भूटान ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इसी के समय में ही बुंदेलखंड एवं राजपूताना में भीषण अकाल
पड़ा था और इसी के समय में प्रथम टेलीग्राफ सेवा भी शुरू हुई थी। प्रथम टेलीग्राफ सेवा भी इसी के समय में शुरू हुई थी। कब हुई थी? तो 1865 में ही शुरू हुई थी। ठीक है, ये सब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? देखिए अभी मैंने इसे जस्ट डिस्कस किया, अगला प्रश्न वही हो गया। तो 1865 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लॉर्ड मेयो ने 1872 में किस स्थान पर मेयो कॉलेज की स्थापना की? लॉर्ड मेयो ने 1872 में किस स्थान पर मेयो कॉलेज की स्थापना की? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 9 का बी। लॉर्ड मेयो ने 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना और ये कब की थी? 1872 ईस्वी में। कहाँ की थी? तो अजमेर में की थी। ठीक है, और लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की भी स्थापना की थी 1872 में। ठीक है, इन्होंने कृषि विभाग की भी स्थापना की थी और इसी के समय में प्रथम जनगणना भी स्टार्ट हुई थी 1872 में। 1872 में प्रथम जनगणना भी स्टार्ट हुई थी और इसी की मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में इसी की मृत्यु की गई थी। और किसके द्वारा? अफगान था, एक अफगान शेर अली अफरीदी के द्वारा 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में अंग्रेजों द्वारा कराई गई प्रथम जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? जस्ट अभी डिस्कस किया, लॉर्ड मेयो। ठीक है, ऑप्शन नंबर। और नियमित जनगणना तो लॉर्ड रिपन 1881 में। और जनगणना में किन दो को छोड़ करके इसकी जनगणना की गई थी? ठीक है, तो देखिए अगर जनगणना का अगर बात करते हैं तो जनगणना में दो को उसको जब पहली बार जो जनगणना हुआ था उसमें 20% जो लोग था वो भारत का छूट गया था। ठीक है, 20% लोग उसमें भारत का छूट गया था। और 1881 का जो जनगणना हुआ था उसमें हैदराबाद और राजपूताना का उसको नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न। और 1881 से ही प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना स्टार्ट की गई। फिर 1891 इस तरह करके अभी तक जनगणना चल रहा है प्रत्येक 10 साल में। चलिए अगला प्रश्न, तो इसका 10 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न 12, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग खुला जिससे भारत और ब्रिटेन के समय में व्यापार वृद्धि हुई? पनामा नहर, सुएज नहर, बंगाल वर्मा मार्ग, मुंबई लंदन मार्ग। बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसी के समय में सुएज नहर खुला जिससे क्या भारत और ब्रिटेन के व्यापार में वृद्धि हुई। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही प्रसिद्ध पंजाब में कुका आंदोलन हुआ। ठीक है, इसी के समय में पंजाब में कुका आंदोलन हुआ। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न। और इन्होंने ही यह घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य टैक्स को हटाना तथा जो अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? 1858, 61, 77, 85। ए बी सी डी में बताइए कौन सा हो जाएगा 13 का? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी 1877 में। 1877 में ये महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। और यह किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन के समय में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। महारानी विक्टोरिया को लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें कि केसर हिंद की उपाधि दी गई। और ये कब हुआ था? 1 जनवरी 1877 को किया गया। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 1878 में लॉर्ड लिटन ने किस आयोग की नियुक्ति की? लॉर्ड लिटन ने किस आयोग की नियुक्ति की? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल सही है। और ये अकाल आयोग की जो स्थापना हुई थी यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। और ये कब? 1878 में की गई थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न। लॉर्ड लिटन को साहित्य जगत में किस नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को साहित्य जगत में किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इस बार न्यू बुक के लूसेंट में इसे इस बार मेंशन किया गया है। तो ये ओवन मेडिथ्रीड के नाम से लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह एक साहित्यकार था और ये निबंध लेखक भी एवं साहित्यकार था, जिस कारण इस साहित्यकार में इसे मेडिथ्रीड के नाम से जाना गया। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 16, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने लागू किया? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट
1878 को किस वायसराय ने लागू किया? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी बताइए। लिटन, रिपन, डफरिन, कर्जन। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? अगर हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में अगर देखते हैं तो यह समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए था। ठीक है, समाचार पत्र पर, ये भारतीय समाचार पत्र पर एक कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए था। और इसके तहत सबसे पहले सोम प्रकाश, जो कि ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, और ये सोम प्रकाश पर ये प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया था? तो पायोनियर अखबार। ठीक है, पायोनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। कब किया था? तो 1878 में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। ये लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 के अंतर्गत क्या अनिवार्य किया गया था? भारतीयों को सेना में भर्ती होने की अनुमति, शस्त्र रखने एवं व्यापार करने का लाइसेंस, अंग्रेजों के लिए कर माफ़ी, भारतीयों के लिए प्रेस लाइसेंस। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत क्या था, क्या है कि जो भी भारतीय शस्त्र रखेंगे उसको लाइसेंस की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 17 का बी। ठीक है, बिना लाइसेंस के कोई शस्त्र या अस्त्र नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में किस संस्थान की स्थापना की? लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में किस संस्थान की स्थापना की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय, BHU, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ए, बी, सी, डी में कौन सा हो जाएगा? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने समाप्त किया? तो ये आप लोग समझ के, लागू किसने किया था? तो लिटन ने लागू किया था, लेकिन हटाया किसने? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ये हटाया गया। ठीक है, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया था? तो पायोनियर अखबार ने किया था। यह किस समाचार पत्र के लिए लाया गया था? तो ये सोम प्रकाश के लिए लाया गया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये 1881 में नियमित जनगणना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में शुरू हुआ था? रिपन, लिटन, मिंटो, कर्जन। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए, रिपन के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम शुरू हुआ था। ठीक है, पारित हुआ था। ठीक है, और अगर प्रथम कारखाना अधिनियम के बारे में अगर बात करते हैं तो यह सन 1881 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसमें 7 वर्ष से, ठीक है, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे ही कार्य करवाया जाएगा। ठीक है, 9 घंटे से अधिक कार्य करवाना प्रतिबंधित हो गया था। लेकिन यह जो एक्ट था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये चाय, कॉफ़ी, नील की खेती के लिए लागू नहीं होता था। ठीक है, और 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय में शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जो कि भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। ठीक है, और इन्होंने इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया था। ठीक है, और रिपन का अगर बात करते हैं तो इसे भारत का उद्धारक कहा जाता है। इसे किसने कहा था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा गया था। और इसी के समय में इल्बर्ट बिल विधेयक के विरोध में ब्रिटिशों के द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया था। और देखिए, इल्बर्ट बिल विधेयक क्या था, इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी भारतीय कोई भी भारतीय जज ब्रिटिश अपराधी का सुनवाई कर सकता था, जिससे ब्रिटिश को अपना अपमान लगा और उन्होंने इल्बर्ट बिल विधेयक का भरपूर पुनर्जोर विरोध किया, जिसके कारण इल्बर्ट बिल विधेयक को फिर रिपन के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब आते हैं 22। विलियम हंटर की अध्यक्षता में प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किस वायसराय ने किया? अभी मैंने जस्ट इसे डिस्कस किया, 22 का बी, रिपन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एल्बर्ट विधेयक किससे संबंधित है? अभी इसे भी मैंने डिस्कस किया था, ABCD में बताइए। तो 23 का, भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय नागरिक पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, लॉर्ड रिपन के समय 1885 में किस संगठन की स्थापना हुई? लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में किस संगठन की स्थापना हुई? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1885 को हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। इसके संस्थापक कौन थे? तो AO ह्यूम। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, जॉर्ज यूले थे। ठीक है, और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने मेंबर ने भाग लिया था? तो टोटल 72 मेंबर ने भाग लिया था। ठीक है, उसमें से एक भी बिहारी नहीं थे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन, लिटन, डफरिन, लैंसडाउन। तो देखिए, बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है
बंगाल टेनेंसी एक्ट ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ये पारित हुआ था, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंट रेखा का निर्धारण भी हुआ था। और इसी के समय में दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 लाया गया था, जिसमें कि स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी इसके द्वारा की गई थी, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 26 नंबर, डूरंट रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 1891 के अधिनियम के तहत महिलाओं को काम करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे की अनुमति थी? तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया, तो ये 11 घंटे, ठीक है, 11 घंटे ये डिस्कस करने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, लॉर्ड एलिगन द्वितीय का प्रसिद्ध कथन क्या था? भारत तलवार के बल पर जीता गया है और इसके तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। देखिए अब इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में इसे आप पढ़ करके बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और इसके तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं हम 29। 1895 से 1898 के बीच किस भारतीय प्रांत में भयंकर अकाल पड़ा था? 1895 से 1898 के बीच किस भारतीय प्रांत में भयंकर अकाल पड़ा था? मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश, असम। तो ये 29 का कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में 1895 से 1898 के मध्य भीषण अकाल पड़ा था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस समाचार पत्र को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया था? तो ये अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर सी, सोम प्रकाश पर ये विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया था और पायोनियर अखबार ने इसका समर्थन भी किया था, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग का हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ तक से हम लोग का हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। और अगर नेक्स्ट टारगेट अब हम लोग का जो रहेगा हिस्ट्री में लॉर्ड कर्जन से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक, ठीक है। कर्जन से माउंटबेटन तक, ठीक है, माउंटबेटन तक ये इसका टारगेट रहेगा, ठीक है, हिस्ट्री में। चलिए अब हम लोग फिजिक्स में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 और ये श्यांता से ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, किसी द्रव की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? बल को क्या कहते हैं? तो ये आप लोगों ने जो टॉपिक दिया था अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो इसे क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। श्यानता किसका गुण है? केवल द्रव का, केवल गैस का, ठोस और गैस दोनों का, द्रव और गैस दोनों का? तो ये द्रव और गैस ये दोनों का ये श्यानता गुण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी द्रव की श्यानता किस पर निर्भर करती है? किसी द्रव की श्यानता किस पर निर्भर करती है? द्रव के अनुभार पर, तापमान पर, घनत्व पर, उपरोक्त सभी। तो ये 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी पर, घनत्व पर भी, तापमान पर भी, अनुभार, ये तीनों पर ही निर्भर करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, गैसों में श्यानता का मुख्य कारण क्या होता है? गैसों में श्यानता का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, इधर सी, डी में आप लोग इसे देख करके बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये गैसों में श्यानता का मुख्य कारण क्या है कि अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है। अणुओं के मध्य क्या है? गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। जब किसी तल की श्यानता घटती है तो उसकी तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी तरल की श्यानता घटती है तो उसकी तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरलता घटती है, तरलता बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो क्या है? तरलता जो है ये बढ़ती है, ठीक है। तरलता क्या है? बढ़ती है। 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में बताइए कौन सा हो जाएगा। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी, किसी आदर्श द्रव की श्यानता वो शून्य होती है, ठीक है। ना अधिकतम, ना न्यूनतम, ना अपरिमेय, ये शून्य होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर, तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर तापमान अगर बढ़ता है तो द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ये 37 का ऑप्शन नंबर बी, अगर ताप अगर बढ़ेगा तो ये द्रव की जो श्यानता है जो कि वो मतलब गाढ़ापन जो है वो कम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, किसी वस्तु का सीमांत वेग किस स्थिति में प्राप्त होता है? सीमांत वेग किस स्थिति में प्राप्त होता है? देखिए सीमांत वेग क्या है? अगर किसी
अगर किसी पदार्थ को या फिर किसी पिंड को अगर पानी में गिराते पहले वो अधिक रफ्तार से जाता है, फिर वो धीरे धीरे वो कम होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 38 का कौन सा हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर बी, जब वस्तु का त्वरण शून्य हो, धीरे धीरे स्पीड उसका कम होते जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर, धारा रेखीय प्रवाह की उच्चतम सीमा को क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह की उच्चतम सीमा को क्या कहते हैं? धारा वेग, श्यानता वेग, क्रांतिक वेग, स्थिर वेग। 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिक वेग। धारा रेखीय प्रवाह की उच्चतम सीमा को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बर्नौली, ठीक है, बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, दाब के नियम, अभिक्रिया नियम। तो बर्नौली का जो प्रमेय है वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब श्यानता से खत्म हो गया, अब अगला टॉपिक जो है हम लोग का प्रत्यास्थता, उससे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहते हैं? अधिकतम बल जो किसी पदार्थ पर लगाया जा सकता है, वह सीमा जिसके भीतर कोई पदार्थ विकृत हो नहीं होता है, वह अधिकतम बल जिसके बाद पदार्थ में स्थायी विकृति आ जाती है, और पदार्थ के पूर्ण विरूपण की सीमा। तो देखिए प्रत्यास्थता का सीमा क्या है? इलास्टिक रबर। तो ये 41 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रत्यास्थता की वह सीमा जिसके बाद पदार्थ में अस्थायी विकृति आ जाती है। अगर कोई सीमा अगर लगाती उसके बाद वो फिर पहले जहाँ था फिर वो उसी स्थिति में वो आ जाती है, जैसे रबड़। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं। हुक का नियम किस पर लागू होता है? हुक का नियम किस पर लागू होता है? हुक का नियम किस पर लागू होता है? तो गैसों पर, द्रव पर, प्रत्यास्थ ठोसों पर, ओ पृष्ठ ठोसों पर। तो हुक का नियम जो ये प्रत्यास्थ ठोसों पर ये लागू होता है, ठीक है। हुक का नियम जो ये प्रत्यास्थ ठोसों पर लागू होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 43, किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसके अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है? किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसके अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिबल और विकृति, विकृति और प्रतिबल, बल और क्षेत्रफल, द्रव्यमान और आयतन। बताइए 43 का ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबल और विकृति। प्रतिबल और विकृति के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक प्रत्यास्थ प्रदर्शित करता है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ, तो ये अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस भी किया था, तो रबर, ऑप्शन नंबर ए, रबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 45, यदि किसी पदार्थ का आयतन आयतन प्रत्यास्थ गुणांक बहुत अधिक हो तो इसका अर्थ क्या होता है? 45 का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताइए। तो देखिए पदार्थ को संपीड़ित करना कठिन होगा, ठीक है। पदार्थ को संपीड़ित करना कठिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 45 फिर से है, तो वो उस 45 का सी हो जाएगा। इस 45 का देखते हैं हम लोग क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर है कि आवर्त गति की विशेषता क्या है? वस्तु का वेग अधिकतम होता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उपर्युक्त सभी। तो आवर्त गति क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी का सभी हो जाएगा, ठीक है। आवर्त गति, वस्तु का वेग अधिकतम, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सरल आवर्त गति में क्या होता है? सरल आवर्त गति में क्या होता है? वस्तु की गति स्थिर होती है, वस्तु का वेग और त्वरण मध्यमान स्थिति की ओर होते हैं, वस्तु की गति सरल रेखा में होती है, वस्तु का त्वरण प्रक्षिप्त दिशा में होता है। तो देखिए सरल आवर्त गति क्या है, तो ये आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का वेग और त्वरण मध्यमान स्थिति की ओर होती है, वस्तु का वेग और त्वरण मध्यमान स्थिति में होती है, यानी कि सेम दिशा में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 47 का अगर हम देखते हैं, यदि एक दोलन का आवर्तकाल टी है तो आवृत्ति एन का क्या संबंध होगा? ठीक है, आवर्तकाल टी है तो आवर्ती एन का संबंध क्या होगा? तो ये आप लोग पढ़े होंगे क्या कि जो आवृत्ति एन है वह आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। एन व्युत्क्रमानुपाती 1/t, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 48, सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? गुरुत्व त्वरण, लोलक का द्रव्यमान और लोलक की लंबाई, ए और सी दोनों, ठीक है। ए और सी दोनों, तो बताइए 48 का क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, गुरुत्व त्वरण और लोलक की लंबाई, ठीक है। गुरुत्व त्वरण और लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। लुसेंट अगर आप लोग फिजिक्स अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे टोटल का टोटल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक आध मिस्टेक हो सकता है। सरल लोलक के आवर्तकाल को क्या प्रभावित करता है?
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सभी का सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सरल लोलक के आवर्तकाल को क्या प्रभावित करता है? लोलक का द्रव्यमान, लोलक की लंबाई, गुरुत्व त्वरण, केवल लंबाई और त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर डी, केवल लंबाई और गुरुत्व त्वरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, सरल आवर्त गति में कण की स्थिति से सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ होती है? सरल आवर्त गति में कण की स्थिति से सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ होती है? साम्य स्थिति पर, विस्थापित स्थिति पर, बिंदु पर, किसी विशेष स्थिति पर। 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित स्थिति पर। ठीक है, विस्थापित स्थिति पर सरल आवर्त गति में कण की जो स्थिति है वह सबसे अधिक ऊर्जा विस्थापित कण की स्थिति पर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, और 60 तक क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। सरल लोलक की लंबाई को बढ़ाने पर क्या होता है? सरल लोलक की लंबाई को बढ़ाने पर क्या होता है? आवर्तकाल घटता है, बढ़ता है, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है, गति स्थिर रहती है। तो 51 का क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल क्या है कि वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल क्या होगा कि वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना अगर ये कोई अगर घड़ी इसकी लंबाई अगर बढ़ती तो उसका क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दोलन करने वाले कण का त्वरण किस स्थिति में अधिकतम होता है? दोलन करने वाले कण का त्वरण किस स्थिति में अधिकतम होता है? साम्य स्थिति में, अधिकतम विस्थापन पर और न्यूनतम विस्थापन पर कोई नहीं। तो ठीक है, तो 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 52 का, ये दोलन करने वाले कण का त्वरण किस स्थिति में अधिकतम होता है? ये अधिकतम विस्थापन पर। ठीक है, अधिकतम विस्थापन पर इसका जो अधिकतम होता है। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर बी। 53 में आते हैं हम लोग, सरल आवर्त गति में गति का वेग कब अधिकतम होता है? सरल आवर्त गति में गति का वेग कब अधिकतम होता है? 53 का, साम्य स्थिति पर, अधिकतम विस्थापन पर, न्यूनतम विस्थापन पर, जब कण स्थिर होता है। 53 का क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर ए, सरल आवर्त गति में गति का वेग कब अधिकतम होता है? तो साम्य स्थिति पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 54, यदि एक लोलक की लंबाई घटाई जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि एक लोलक की लंबाई को घटाई जाए तो ये जस्ट इससे पहले इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन था और ये आप लोग से जरूर बनना चाहिए। 54 का आवर्तकाल क्या है? वहाँ पर लंबाई बढ़ रही थी तो आवर्तकाल बढ़ रहा था, यहाँ लंबाई घट रही तो यहाँ आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सरल लोलक की गति किसके द्वारा निर्धारित होती है? सरल लोलक की गति किसके द्वारा निर्धारित होता है? गुरुत्व त्वरण और लंबाई, द्रव्यमान और तापमान, केवल द्रव्यमान, केवल गुरुत्व त्वरण। 55 का ऑप्शन नंबर ए, ये गुरुत्व त्वरण और लंबाई, गुरुत्व त्वरण और लंबाई सरल लोलक की गति के द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर, यदि एक लोलक को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा, अनिश्चित रहेगा। तो क्या हो जाएगा? यदि किसी लोलक को पृथ्वी की सतह से ऊपर लेके जाते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगर कोई लोलक घड़ी पृथ्वी के केंद्र पर ले जाई जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यदि कोई लोलक घड़ी पृथ्वी के केंद्र पर ले जाई जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? शून्य, अनंत, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ABCD में बताइए। 57 का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 58, सरल आवर्त गति में किसी कण का स्थिति के अनुसार क्या होता है? सरल आवर्त गति में किसी कण का स्थिति के अनुसार क्या होता है? त्वरण और बल समान दिशा में होता है, वेग और त्वरण समान दिशा में, गति के सभी तत्व अपरिवर्तित, वेग और बल विपरीत दिशा में होते हैं। 58 का क्या हो जाएगा? 51 का ABCD में बताइए कौन सा हो जाएगा? 51 का ऑप्शन नंबर ए, त्वरण और बल समान दिशा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, एक लोलक की गति में गर्मी के मौसम में क्या बदलाव होता है? तो लोलक की लंबाई बढ़ती है, घटती है, आवर्तकाल घटता है और तीव्रता बढ़ती है। तो गर्मी के समय में क्या है कि लोलक की लंबाई क्या होती है कि वो बढ़ जाती है। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि आवर्तकाल भी इसका बढ़ जाता है, और ठंडी के दिन में लोलक की लंबाई घट जाती है जिससे इसका आवर्तकाल भी घट जाता है। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सरल लोलक का आवर्तकाल किस प्रकार से प्रभावित होता है? सरल लोलक का आवर्तकाल किस प्रकार से प्रभावित होता है? जब उसे उपग्रह पर ले जाया जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है और परिवर्तित रहता है और अनंत हो जाता है। तो ये क्या है कि अनंत हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये आज टोटल 60 क्वेश्चन देखें। अब अगला फिजिक्स का टॉपिक, हिस्ट्री का तो मैंने बता दिया, फिजिक्स का टॉपिक क्या हो जाएगा? फिजिक्स का टॉपिक तरंग, फिजिक्स का टॉपिक हो जाएगा आपका तरंग। ठीक है, और अगला ध्वनि तरंग। ठीक, बस यही दो, तरंग और ध्वनि तरंग से अगले फिजिक्स में आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।